वर्ष 2013 में ब्रिटेन की सुप्रसिद्ध सैनिक संग्रहालय ब्रिटिश नेशनल आर्मी म्यूजियम वर्षों के अध्ययन के बाद इस निर्णय पर पहुंचा कि इस देश की इतिहास में सबसे भयानक, चुनौतीपूर्ण और निर्णायक लड़ाई ना तो ग्रेव लाइन्स, ना ट्रैफलगर, ना वाटरलू और ना ही डनकर्क की लड़ाइयां थे, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध की अनेकों विध्वंसी लड़ाइयों में से एक, जो भारत के पूर्वोत्तर के कोहिमा और इम्फल क्षेत्र में लड़ा गया था, वो युद्ध थी। एक भारतीय होने के नाते क्या आप जानते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के एक इतना महत्वपूर्ण और निर्णायक लड़ाई हमारे भारत भूमि में लड़ा गया था? हमारे देश में इस लड़ाई के बारे में इतिहास के पाठ्यक्रम में कोई उल्लेख नहीं है और इसीलिए लगभग 95% पढ़े लिखे भारतीयों को इस लड़ाई के बारे में कुछ नहीं पता है। इस लड़ाई से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो हर भारतीय को पता होना चाहिए, वो ये है कि इस लड़ाई के दोनों पक्ष में मुख्य रूप से भारतीय मूल के सैनिक ही थे। एक पक्ष लड़ रहे थे ब्रिटिश झंडे के नीचे और दूसरा पक्ष थे आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA, जो स्वतंत्र भारत का झंडा लेके लड़ा और इनके साथ जापानी सेना की एक बड़ी टुकड़ी भी थी। नमस्कार, मैं देव कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं प्रोग्रेस पोस्ट पर। इस चैनल में आपको विभिन्न विषयों पर अनोखे और गहरे दृष्टिकोण मिलेंगे। पोस्ट को अंत तक देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बताइए। हमारा आज का विषय है मानव इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्यों में से एक ब्रिटिश साम्राज्य के मुख्य किरदार अंग्रेज कुल क्यों ये मानते हैं कि इनके इतिहास का सबसे भयानक, चुनौतीपूर्ण और निर्णायक लड़ाई थी द्वितीय विश्व युद्ध के इम्फल कोहिमा की लड़ाई, जो उनके देश से कम 7,000 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर भारत में लड़ी गई थी और जिस लड़ाई में अंग्रेजी मूल की सिपाही केवल 10% के आसपास थे। इस लड़ाई में अंग्रेजी झंडे के नीचे लड़ने वाले 1,20,000 की विशाल सेना थी, जिसकी 80% सैनिक हमारे भारतीय थे, लगभग 10% अफ्रीकी मूल के सिपाही थे और बाकी के 10% अंग्रेज मूल के थे। INA और जापानी सेना 70,000 के संख्या में थे और INA के जानकार विशेषज्ञों के अनुसार इस जुगल सेना के अधिकतर सैनिक INA के थे, जिन्होंने लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, परंतु इनकी बलिदान और त्याग लड़ाई के मैदान में निर्णायक साबित नहीं हो पाए। इस जुगल INA और जापानी सेना का संख्या लेके एक बड़ा विरोधाभास है। अधिकतर INA के बारे में जानकार विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार INA के 26,000 से भी अधिक सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे स्वतंत्रता की इस महायुद्ध में। तो प्रश्न है कि अगर ये जुगल सेना 70,000 के संख्या में थे, तो इस सेना में कितने INA के स्वतंत्रता सेनानी सिपाही थे और कितने जापानी थे? किसी भी सैनिक विषयों के जानकार को अगर पूछा जाए कि 70,000 की जुगल सेना में से एक टुकड़ी को 26,000 सैनिक खोना पड़ता है, तो उस जुगल सेना में क्षतिग्रस्त टुकड़ी की भागीदारी कितनी रही होगी? तो जवाब बहुत ही आसान होगा, कम से कम 3/4। और अगर आप पश्चिमी इतिहासकारों का, विशेष रूप से अंग्रेजी मूल के इतिहासकारों का कोहिमा इम्फल की लड़ाई का वर्णन देखते हो, तो आपको लगेगा कि इस लड़ाई में भारतीयों का भूमिका बहुत ही मामूली था। स्पष्ट रूप से इस बात को कहते तो नहीं अपने पुस्तकों में, पर भारतीय सैनिकों की भूमिका को बड़े चालाकी से दरकिनार करके उस लड़ाई में अंग्रेज अधिकारी जो निर्णय ले रहे थे और उसके परिणाम कैसा था, इसी बात पर टिके रहते हैं ये लोग अपने अपने वर्णनों में। ऐसे सूत्रों से तो कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला अगर आप कोहिमा इम्फल की लड़ाई के बारे में अनुसंधान कर रहे हो तो। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे INA के स्वाधीनता सेनानी 26,000 से भी अधिक संख्या में वीर गति को प्राप्त हुए थे और इस बात की पुष्टि भारत के सभी सम्मानीय और विश्वसनीय इतिहासकार कर चुके हैं।
पश्चिमी और अंग्रेज इतिहासकार क्यों भारतीय सैनिकों की कोहिमा इंफल की लड़ाई में भूमिका को छुपाना चाहते हैं, इस प्रश्न का भी उत्तर अति सरल है। इनकी लिखी हुई भारत की इतिहास पढ़ने से तो स्पष्ट पता लगता है कि ये भारत की उपलब्धियों को किसी न किसी प्रकार से दबा के रखना चाहते हैं। भाई आखिर वो हमारे ऊपर 150 साल राज करके गए हैं और इनकी छोड़े गए भारतीय मूल के बेवकूफ चाटुकारों की बात सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये हमारे ऊपर राज करने की कृपा ना करते तो पता नहीं हम किस असभ्यता के युग में रह जाते। केवल 2-4 इस्कॉन वाले अंग्रेजों को देखकर मत समझ लेना कि ये बदल गए हैं। इनके समाज में ऐसे एक आधा अच्छे इंसान तो तभी भी दिख जाता था जब ये अपने बूटों के तले हमारे पूर्वजों को दबा के राज करते थे। विभीषण और प्रहलाद भी तो राक्षस कुल से ही थे। तो आप ये समझ के ले कि अंग्रेज और उनके भारतीय चमचे बदले नहीं है। अगर कुछ बदला है तो वो है आज की परिस्थिति, और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में सनातन शासन का उदय होना। हमारी पाठ्यक्रम वाली इतिहास में तो कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों का उल्लेख है जहां हमारी हार हुई थी और जिसके कारण हमारे देश की नियति ही बदल गई थी 1000 वर्षों के लिए। उदाहरण के लिए हमारी सबसे पहली बड़ी हार हुई थी अरोर सिंध में, जहां हमारे राजा दहीर सेन लड़ाई में परास्त हो गए थे। इस हार के फलस्वरूप सिंध का क्षेत्र से भारत हमेशा के लिए कट गया। बाद में मुसलमान और अंग्रेजों के शासनकाल में सिंध को भारत का अंग माना जाने लगा, ये सच है, पर वो राज्य हिंदुओं के नियंत्रण से निकल चुका था तब तक। इसके बाद तराइन की 2 लड़ाइयाँ हुई हमारे महाराजा पृथ्वीराज चौहान और मुसलमान आक्रमणकारी मोहम्मद घौरी के बीच। वर्ष 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में घौरी न केवल परास्त हुआ बल्कि बंदी भी बना लिया गया था। जब उसे महाराजा पृथ्वीराज के सामने प्रस्तुत किया गया, उसने जबरदस्त मातम बनाया अपनी हार और गलती की, जिसके बाद पृथ्वीराज जी पर राजा हरिश्चंद्र जी की आदर्श हावी हो गए और उन्होंने उस मक्कार और बेईमान घौरी को माफ कर दिया, दोबारा भारत पर आक्रमण नहीं करने की आश्वासन पर। ये गलती हिंदू आज तक कर रहे हैं। अगले ही वर्ष 1192 में घौरी वापस लौटा, पहले से भी और बड़ा सेना लेकर, और इस लड़ाई में दरियादिली दिखाने वाले पृथ्वीराज चौहान हार गए और बंदी बना लिए गए। पर घौरी ने पृथ्वीराज का एहसान नहीं चुकाया, जो मैं समझ सकता हूँ कि निश्चित था। उसने पृथ्वीराज चौहान के दोनों आंखें निकाल दी और बंदी बना के उसे अपने साथ खुरासान ले गए। इसके बाद की कहानी के अनुसार अंधे पृथ्वीराज ने घौरी को सुनियोजित रूप से अपनी तीरंदाजी का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मारा था। चलो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि था, पर उससे भारत की इतिहास को कोई फर्क पड़ा क्या? तराइन की दूसरी लड़ाई में मिली हार ने भारत की नियति बदल दिया था और उसके बाद अगले 550 वर्ष तक मुसलमान भारत के एक बहुत बड़ा भूभाग पर राज किया। तराइन की पहली लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई थी और इसे जीतना एक बहुत बड़ा उपलब्धि था, पर इतना बड़ा साम्राज्य का महाराजा होते हुए भी अगर लड़ाई जीतने का अर्थ नहीं समझ पाते हो तो आपको इतिहास माफ नहीं करेगा, और यही हुआ पृथ्वीराज के साथ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पृथ्वीराज एक पराक्रमी योद्धा थे और उन्होंने घौरी का वध किया व्यक्तिगत प्रतिशोध लेते हुए, पर इस पराजय ने भारत देश सनातन समाज को तो 1000 वर्षों के अंधेरे में ढकेल दिया ना। फिर 1556 में हुआ पानीपत की दूसरी लड़ाई, जहां हमारे महाराजा हेमचंद्र जी परास्त हुए मुगलिया अकबर के हाथों और बंदी बना लिए गए, और फिर उन्हें कोई माफी नहीं मिला उस अकबर से जिसकी धर्म निरपेक्षता और दिलेरी का ना जाने कितने गाथा गाई जाती है आज तक। अकबर ने बंदी राजा हेमचंद्र जी का सर तन से जुदा कर दिया था। इसके बाद वर्ष 1565 में दक्षिण भारत में तालीकोटा की लड़ाई हुई। विजयनगर का हिंदू साम्राज्य और मुसलमानों की बहामनी गठबंधन के बीच, और उस लड़ाई में भी हमारे महाराजा रामराया जी परास्त हुए और उनकी मृत शरीर से उनका सर तन से जुदा किया गया था। वर्ष 1576 में दक्षिण राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में लड़ी गई थी हल्दी घाटी की लड़ाई,
जिसमें मेवाड़ का स्वतंत्र महाराणा प्रताप ने सामना किया था उत्तर राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के मुगलिया मित्र राजा मान सिंह का। महाराणा प्रताप परास्त हुए थे इस लड़ाई में और उनको युद्ध भूमि से पीछे हटना पड़ा था, पर वो हार नहीं माने और लड़ाई जारी रखा अंतिम सांस तक। चित्तौड़गढ़ के अलावा महाराणा प्रताप ने लगभग पूरे मेवाड़ को जीत के अपने नियंत्रण में ले आया था। महाराणा प्रताप के बाद भी मेवाड़ पर मुगलों का नियंत्रण कभी हो नहीं पाया और एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम का सफल शुरुआत मेवाड़ से ही हुआ था। वर्ष 1647 में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र में मुगल शासन के विरोध में मराठा सेना का उदय हुआ और ये बगावत इतना तीव्र हुआ कि मुगलों का छठा और आखिरी बड़ा बादशाह औरंगजेब के जीवन का शेष 26 वर्ष मध्य भारत के पहाड़ों में ही बीत गया मराठों से लड़ते हुए। मुगल साम्राज्य इस संघर्ष के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए थे और इनका राजकोष लगभग खाली हो गया था। यहाँ से शुरू हुआ मुसलमान राज का पतन और वर्ष 1762 आते आते उत्तर भारत में बसे विदेशी मुसलमान बेचैन होने लगे, क्योंकि तब तक दिल्ली के मुगलिया दरबार पूरी तरह से मराठों के नियंत्रण में आ चुका था। ये मुसलमान विशेष रूप से आज की पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बसे हुए अफगान रोहिला मुसलमान थे। ये लोग अहमद शाह अब्दाली, जो उस समय अफगानिस्तान का अमीर था, उसे निवेदन किया भारत पर आक्रमण करने के लिए। मुसलमानों के विरुद्ध आखिरी बड़ी लड़ाई थी 1762 की पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिसमें हमारे मराठा सेना की पराजय हुई थी विरोधी अफगान और रोहिला गुट के सेना के हाथों। पर यह लड़ाई का परिणाम बहुत ही अलग थी, क्योंकि इस लड़ाई में विरोधी मुसलमान सेना के केवल 20% सैनिक ही बचे हुए थे और उनके सेनापति अफगानिस्तान का अमीर अहमद शाह अब्दाली डर गए जब उसे पता चला कि मराठा सेना का एक और बड़ा दस्ता दिल्ली की ओर द्रुत गति से बढ़ रहा था। उसने तुरंत मराठा पेशवा को एक माफीनामा लिख के भेजा, ये कहते हुए कि उसे मराठों से कोई और लड़ाई नहीं करना है और न ही हिंदुस्तान में कोई सुल्तानत कायम करना है, और तुरंत निकल पड़ा अफगानिस्तान अपने बचे कुचे सेना के साथ जान बचा के। ये एक प्रकार से भारत में मुसलमान शासनकाल का समाप्ति था और कई मायने में परिणाम स्वरूप कोहिमा इम्फल की लड़ाई जैसे ही था। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का अंतिम लड़ाई थी कोहिमा इम्फल की लड़ाई, और ये भी सच है कि युद्ध मैदान में आयने परास्त हुए थे, परंतु इसके बाद भारतीय सैनिक अंग्रेजों के आदेश का अवमानना करना शुरू कर दिया था देश भर में। आईएनए परास्त हुए थे अपने ही भारतीय सैनिकों के सामने, पर लड़ाई खत्म होने के बाद आईएनए की बलिदान देखकर अंग्रेजों के झंडे तले लड़ने वाले भारतीय सैनिकों का मनोभाव बदल गया अपने स्वतंत्रता सेनानी भाइयों के प्रति, और उनके अंदर भी स्वतंत्रता का अभिमान जाग उठा। वो बड़े संख्या में अंग्रेज अधिकारियों का अवमानना करने लगे। अंग्रेजों के लिए ये खतरे की घंटी थी, क्योंकि वो 1857 की भारतीय स्वतंत्रता की पहली युद्ध को भूल नहीं पाए थे। इसीलिए वो तुरंत ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ले आए और इसे लागू करना शुरू कर दिया, ताकि वो जल्द से जल्द सही सलामत भारत से निकल पाए। जिस अंग्रेज प्रधानमंत्री की सरकार ने ये अध्यादेश लाया था उनके संसद में, वो थे क्लेमेंट एटली, जिन्होंने स्वीकार किया है कि भारत से अंग्रेज भागे थे भारतीय सेना में बगावत के डर से, और उनके अनुसार इस परिस्थिति का मुख्य कारण था आईएनए का पराक्रमी संघर्ष। भारत में अंग्रेज शासन की आखिरी वाइसरॉय माउंटबेटन भी कई वर्ष बाद में यही कारण बताया अंग्रेजों का जल्दबाजी में भारत छोड़ के जाने का। हर देशभक्त भारतीय को कोहिमा इम्फल की विध्वंसी लड़ाई के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, और इसके लिए आप भारतीय सैनिक इतिहासकार मेजर जनरल जीडी बख्शी और अनुज धर जैसे महानुभावों की लिखी हुई पुस्तकों को पढ़िए। भारत अनंत काल से योद्धाओं का पुण्य भूमि है, और इस धरती पर मानव इतिहास के शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़ी गई है। प्राचीन काल में चाहे रामायण युग का लंका विनाश महायुद्ध हो, या महाभारत युग का कुरुक्षेत्र महायुद्ध हो, या फिर आज से 2400 वर्ष पहले भारत में यवन या ग्रीक आक्रमणकारी सिकंदर को वापस लौटने में विवश करने वाली युद्ध हो, ये सभी युद्ध उन विशेष युगों में भारत के भविष्य का निर्णय किया था।
इतिहास का मध्य युग आज से लगभग 1200 साल पहले शुरू हुआ था और इस कालखंड में भारत पर विदेशी आक्रमण इतनी बढ़ गई थी कि एक समय के बाद हमारे पूर्वज लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो रहे थे और हमारे घर बार, धन संपत्ति, मठ मंदिर, आश्रम, विद्यालय आदि सब कुछ नष्ट हो रहा था इन आक्रमणकारियों के विध्वंसी आचरण से। इन विनाशकारी युद्धों की कड़ी यूं ही चलती रही 20वीं शताब्दी के अर्ध तक, जब द्वितीय विश्व युद्ध लड़ी गई थी। और इस महायुद्ध की एक अंतिम लड़ाई थी इम्फल कोहिमा की लड़ाई, जिसे अंग्रेज मानते हैं कि ये इनकी संपूर्ण इतिहास का सबसे भयानक, चुनौतीपूर्ण और निर्णायक लड़ाई थी। अंग्रेजों का ये विचार बहुत ही आश्चर्यजनक है, विशेष करके इसलिए कि इस लड़ाई में अंग्रेज नस्ल की सिपाही मुश्किल से 10% रही होगी। आज इस पर अनेकों चर्चाएं हो रहा है डिजिटल मीडिया पर, और ये क्रम जारी रहेगा जब तक शुद्ध रूप से हमारे पाठ्यक्रम में भारतीय इतिहास का उचित संशोधन नहीं हो जाता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये सबसे भयानक लड़ाई थी, जिसके बारे में भारत के आम जनता को कुछ नहीं बताया गया अब तक। और अगर आज का डिजिटल मीडिया ना होता तो शायद ये बात यूं ही इतिहास के कालखंड में दबा पड़ा रह जाता। तो अंग्रेजों का इस आश्चर्यजनक मान्यता के पीछे क्या विचार है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये अंग्रेज जाति पृथ्वी के इतिहास का एक अन्यतम जाति है, चालाकी और धूर्तता के संदर्भ से। आखिर इस लड़ाई से तो इनके देश पे सीधे तौर पर कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि ये लड़ाई पूर्वोत्तर के पूर्वी सीमा जो म्यांमार से लगती है वहाँ पर लड़ी गई थी, और ये जगह इंग्लैंड से कम 7,000 किलोमीटर दूर है। वैसे अंग्रेजों का मनोदशा हमारे पौराणिक इतिहास के बड़े बड़े असुर और राक्षस शासकों जैसा है। इन्हें सब कुछ अपने नियंत्रण में चाहिए, और इस उपलक्ष्य को पाने के लिए ये न केवल अपने दिमाग को जरूरत से ज्यादा दौड़ाते हैं, बल्कि ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े हथकंडे अपनाते हैं जो पृथ्वी के कोई और जाति या वर्ग सोच भी नहीं सकते। तो भारत के कोहिमा इम्फल क्षेत्र में लड़ी गई द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई, जिसमें अंग्रेज नस्ल के सैनिकों की भागीदारी मुश्किल से 10% थे और जिसमें अधिकांश सैनिक भारतीय मूल के थे, इसे अंग्रेज क्यों अपने इतिहास का सबसे भयानक, चुनौतीपूर्ण और निर्णायक लड़ाई मानते हैं? अंग्रेजों का ये आश्चर्यजनक सोच को समझने के लिए इनकी उस समय के उपलक्ष्यों को समझना अत्यंत आवश्यक है। ये तब जापान की विध्वंसी सेना से डरे हुए थे, विशेष रूप से 1941 का पर्ल हार्बर बमबारी के बाद। पर्ल हार्बर अमेरिका के पैसिफिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। जापानी सेना भारत की पूर्वी सीमा में म्यांमार यानी तब का बर्मा तक अंग्रेज और उनके पश्चिमी मित्र देशों को ध्वस्त करते हुए पहुंच गए थे। जापानी सेना इसके बाद किस ओर बढ़ेगा, इस पर किसी को कोई शक नहीं था। जापानी सेना का अगला उपलक्ष्य भारत ही था, पर इस विषय पर एक रोचक मोड़ आ गया जब अंग्रेजों को पता चला कि आईएनए जापानी सेना के साथ भारत को अंग्रेजी राज से मुक्त करने के लिए बर्मा से आक्रमण करेगा। इस सूचना ने तो अंग्रेजों का होश उड़ा दिया था और वो बहुत डरे हुए थे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि अंग्रेजों का विश्व भर में फैला हुआ साम्राज्य को नियंत्रण में रखने के लिए भारत देश पर इनका नियंत्रण आवश्यक था। अगर भारत हाथ से गया तो साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इस साम्राज्य की नियंत्रण के लिए सभी प्रकार के संसाधन अंग्रेजों को भारत से ही उपलब्ध हो रहा था, और शायद इसीलिए ये लोग भारत को अंग्रेज सम्राट का मुकुटमणि कहता था। वैसे तो भारत का ये व्याख्या इनके साम्राज्य के संदर्भ में बहुत ही तुच्छ है, क्योंकि भारत के बिना इनका ये साम्राज्य चल ही नहीं सकता था। भारत से अंग्रेज हमेशा के लिए वर्ष 1947 में चले गए थे, और इस घटना के केवल 20 से 25 वर्ष के बाद पूरी की पूरी अंग्रेजी साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ध्वस्त हो गए। और क्यों ना हो, भारत के संसाधन, श्रमिक और सैन्य शक्ति जो इनके पास तब नहीं थे। बड़े अहंकार के साथ कहते थे, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी ब्रिटिश साम्राज्य पर कभी सूर्यास्त नहीं होता है। भारत हाथ से निकल जाने के केवल 20 से 25 वर्षों में ही औकात में आ गए। खैर, मूल प्रश्नों पर वापस आते हैं। कोहिमा इम्फल की विध्वंसी लड़ाई को अंग्रेज क्यों अपने संपूर्ण इतिहास की सबसे बड़ी, भयानक, चुनौतीपूर्ण और निर्णायक लड़ाई मानते हैं? देखिए,
इनकी इतिहास मुसलमानों की तरह बस 1400-1500 साल पुरानी है। इससे पहले अंग्रेज नाम की कोई प्राणी दुनिया में थी ही नहीं। चौथी सदी तक तो ब्रिटेन रोमन साम्राज्य का एक अंश था और वहाँ के मूल निवासी होते थे केल्ट्स, जो आज के स्कॉटलैंड और आयरलैंड के मूल निवासी बन के रह गए। रोमन राज के अंत होते ही स्कैंडिनेविया के खूंखार वाइकिंग जनजाति के घुसपैठिया आने लगे ब्रिटेन में। कुछ ही समय बाद उत्तर जर्मनी के एंग्लिया और सैक्सनी क्षेत्र से भी घुसपैठिया ब्रिटेन में आने लगे। इनमें हमेशा खूनी संघर्ष लगी रहती थी और अंत में वाइकिंग्स ढीले पड़ गए और ब्रिटेन में इनका आना जाना रुक गया। इसके बाद एंग्लिया वाले और सैक्सनी वाले और अधिक संख्या में आने लगे ब्रिटेन में, खास करके उस क्षेत्र में जिसे आज इंग्लैंड कहा जाता है। इसीलिए अंग्रेजों को एंग्लो सैक्सन भी कहा जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 14वीं सदी तक तो अंग्रेजी भाषा का भी निर्माण नहीं हुआ था। तो इतनी छोटी इतिहास लेके इतना बड़ा साम्राज्य का मालिकाना इनके लिए तो क्या किसी भी समाज के अहंकार को 7वें आसमान तक पहुंचा सकता। जभी तो ब्रिटिश साम्राज्य पर कभी सूर्यास्त नहीं हो सकता जैसे अहंकारी वक्तव्यों को सच मानने की गलती कर लिया था इन अंग्रेजों ने। ये साम्राज्य इनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता था और इस पर नियंत्रण रखने के लिए इन्हें भारत जैसा बड़ा देश का संसाधन आवश्यक था। कोहिमा इम्फल की लड़ाई में अगर आईएनए और जापानियों की जीत हो जाता तो विश्व का इतिहास शायद कुछ और ही होता। अंग्रेजों का साम्राज्य भी खतरे में आ गया था और इनका ये डर इन्हें सबसे ज्यादा सता रहा था। उस समय ये अपने देश यानी ब्रिटेन के अलावा जहाँ जहाँ इनका कब्जा था इन सभी इलाकों पे अपनी मालिकाना अधिकार का दावा करते थे और भारत भी इसमें शामिल था। कोहिमा इम्फल की लड़ाई में आईएनए और जापानियों के हार अंग्रेज साम्राज्य के लिए एक नया जीवनदान से कम नहीं था। अगर ये हार जाते और आईएनए जीत जाता तो इसके बाद इनके लिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पैर रखना भी मुश्किल हो जाता और ना ही ये भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना पाता। आईएनए के जीतने का मतलब होता जापान की भी जीत और जापान के लिए भारत जैसा बड़ा और मजबूत मित्र देश का साथ मिलना। पर जिस पथ पर जापान चल रहा था ये कहना मुश्किल है कि भारत बहुत दूर तक तत्कालीन जापान के साथ जा सकता था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जापान के सहायता के बिना आईएनए उस स्तर तक जा सकता था जहां वो अंग्रेजों के सैन्य शक्ति से सीधा लोहा ले पाता। पर इसका अर्थ ये नहीं कि भारत मजबूर था जापान की हर वो गलती का साथ देने के लिए जो वो पूर्वी एशिया में विशेष रूप से तत्कालीन चीन में कर रहा था। जापान एक के बाद एक पूर्वी एशियाई देशों को गुलाम बना रहा था और हर एक पर अमानवीय अत्याचार और नरसंहार कर रहा था, जो कि गोरे साम्राज्यवादी ताकतों के आचरण जैसा ही था। बल्कि जापान खुलेआम कह रहा था कि वो एक साम्राज्यवादी शक्ति है और पूरे एशिया पर उसका अधिपत्य होना चाहिए। आईएनए के जीत के बाद भारत से जापान कठिन समय पर सहायता करने के बदले में क्या मांग करता और नेताजी सुभाष इस परिस्थिति से कैसे जूझता, ये भी एक गंभीर चर्चा का विषय है। इतना तो स्पष्ट है कि नेताजी सुभाष जैसे व्यक्ति जो हिटलर के समक्ष उसी के घर में खड़े होकर सीधे तौर पर अपनी बात रखने की क्षमता रखते थे, जापान की पूर्वी एशिया में जो आचरण था उसे अधिक समय तक सहन नहीं करता और न ही जापान अपनी विदेश नीति में कोई परिवर्तन करता भारत के खातिर, जिसका अर्थ है कि भारत को जापान का साथ छोड़ना पड़ जाता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही। ऐसे में भारत को संयुक्त मोर्चा के साथ जाना पड़ता, पर यह तो अंग्रेजों को स्वीकार नहीं होता। इस परिस्थिति में सोवियत संघ का इस पूरे आकलन में आ जाना तय था, क्योंकि ये देश संयुक्त मोर्चा का अंश होते हुए भी अंग्रेजों के विपक्ष में थे। विश्व युद्ध के अंत होने के बाद की परिस्थिति में भारत का मित्रता सोवियत संघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इसी आकलन के चलते सोवियत संघ संयुक्त मोर्चा में भारत की भागीदारी के पक्ष में अवश्य पहल करता। अंग्रेजों और उनके पश्चिमी गठबंधन के लिए उस समय के रूस, जिसे सोवियत संघ कहा जाता था, सबसे बड़ा खतरा बन के उभर रहा था। उनको किसी भी अवस्था में स्वतंत्र भारत और सोवियत संघ के बीच किसी प्रकार का निकट संबंध स्वीकार नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आईएनए अगर कोहिमा इम्फल की लड़ाई जीत जाता तो ये पूरे भारत को आजाद करा देता और सोवियत संघ के साथ भारत का निकट संबंध 1940 के दशक से ही बन जाता। फिर तो भारत मजबूती से अपना विकास की ओर आगे
आगे बढ़ता और देश में अंग्रेजों के चेले चपाटे जितने भी थे सबके ठिकाने लगा देता। अंग्रेजों के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था कोहिमा इम्फल की लड़ाई में, और वो जानते थे ये लड़ाई कितना महत्वपूर्ण था उनके संपूर्ण साम्राज्य के लिए। कोहिमा इम्फल की लड़ाई निस्संदेह अंग्रेज इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था, पर इस लड़ाई अगर अंग्रेज पक्ष हार भी जाता तो भी इंग्लैंड की भूमि को कोई खतरा नहीं था। जिस प्रकार से 1558 की ग्रेवलैंड्स की समुद्री लड़ाई, 1805 की ट्रैफलगर की समुद्री लड़ाई, 1815 की वाटरलू की लड़ाई इंग्लैंड की अस्तित्व को खत्म कर सकता था। इसीलिए ब्रिटेन की सुप्रसिद्ध सैनिक संग्रहालय ब्रिटिश नेशनल आर्मी म्यूजियम का निर्णय, जिसके अंतर्गत वो कोहिमा इम्फल की लड़ाई को अंग्रेज इतिहास का सबसे भयानक, चुनौतीपूर्ण और निर्णायक लड़ाई बता रहे हैं, इसे समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस निर्णय में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रह जाता है। जैसे अंग्रेज कौम को समझ पाना कठिन है, वैसे ही इनकी विचारों को समझ पाना बड़ा ही कठिन है। तो दोस्तों, इस पोस्ट को यही विराम दे रहा हूँ। अगर पोस्ट को आपने यहाँ तक देखा है तो आशा करता हूँ कि ये पोस्ट आपको सूचनात्मक लगा है। जाने से पहले कृपया पोस्ट को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले पोस्ट का सूचना आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।